माइंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताओ क्या हालचाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम लॉ में क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे कि एक जो लॉ है, एक एक्ट है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। सबसे पहले एक बिल बनाया जाता है। ये क्या होता है? एक प्रपोजल होता है। और फिर ये बिल कहाँ भेजा जाता है? पार्लियामेंट में भेजा जाता है। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सबसे पहले जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनके आगे इस बिल की जो मेन हेडिंग्स होती है, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो रीड किए जाते हैं। फिर वो लोग उस पे क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, वोटिंग करते हैं। और जब वो उसको मंजूर कर लेते हैं, वो राजी हो जाते हैं उसके ऊपर, तो वो किसके पास में भेज देते हैं? राज्यसभा के पास में भेज देते हैं। राज्यसभा में भेजने के बाद में राज्यसभा के मेंबर्स के आगे वापस से उस बिल की मेन पॉइंट और हेडिंग को रीड किया जाता है। फिर उस पर डिस्कशन होती है और डिस्कशन करने के बाद में वोटिंग की जाती है। अब अगर राज्यसभा के मेंबर्स उस पर एग्री हो जाते हैं, तब तो वो बिल किसके पास में भेज दिया जाता है? प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है। अगर राज्यसभा के मेंबर्स एग्री नहीं होते हैं, वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं करेंगे? उसे लोकसभा के पास में वापस से भेज देंगे। लोकसभा क्या करेंगे? उन चेंजेस को कंसिडर करके वापस से राज्यसभा में भेजेंगे। अगर फिर राज्यसभा एग्री हो जाता है, तो वो बिल किसके पास भेज देते हैं? प्रेसिडेंट के पास में भेज देते हैं। अगर प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर अपनी असेंट दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा के मेंबर्स उस पर एग्री नहीं होते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एक जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं। जॉइंट सिटिंग बुलवाने के बाद में दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कराते हैं और उन दोनों को एक करके उस पे वोटिंग करवाते हैं, जिससे कि वो जो बिल है वो क्या हो सके? एक्ट बन सके। तो इस तरीके से एक एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आता है। एक्ट बनने के बाद में उस एक्ट को ऑफिशियल गजट में भेजा जाता है, जिससे कि सभी स्टेट को उस नए लॉ के बारे में जानकारी मिल सके। इसी के साथ में हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन पढ़े थे मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेके। जो मनी बिल होता है या फिर जो फाइनेंस बिल होता है, उसे सबसे पहले लोकसभा में ही भेजा जाता है। लोकसभा के बाद में वो राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के पास में 14 दिन का टाइम होता है। या तो अगर उन्हें कोई चेंजेस चाहिए होते हैं, तो वो चेंजेस बता दें, या फिर वो उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तब तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ चेंजेस चाहते, तो वो वापस से लोकसभा में भेज देते हैं उसे। और फिर वापस से लोकसभा उनके चेंजेस को कंसिडर करके राज्यसभा में भेजते हैं। फिर राज्यसभा को 14 दिन के अंदर क्या देनी होती है? अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, 14 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि वो जो बिल है वो एक्सेप्ट हो चुका है और वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था लीगल मेथड। हमारा जो कोर्ट सिस्टम चलता है वो किस तरीके से काम करता है, हमारी इंडियन जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। इसमें हम हायरार्की पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 4 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में। हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंदर। और हाई कोर्ट को भी सिमिलर पावर दी गई है एज पर आर्टिकल 226। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के चैप्टर 6 के अंदर बताया गया है। ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ये हाई कोर्ट की कंसल्टेंसी से एस्टैब्लिश किए जाते हैं। इन्हें कौन कंट्रोल करते हैं? हाई कोर्ट कंट्रोल करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर भी हायरार्की चलती है कोर्ट्स की। इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट के अंदर। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कौन से केसेस डील किए जाते हैं? जो लॉ तोड़ने से रिलेटेड है। आपने लॉ ब्रेक किया, क्राइम किया, इलीगल है, तो वो कहाँ पे डील किया जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट के अंदर डील किया जाएगा। सिविल कोर्ट के अंदर कौन से केसेस हैंडल किए जाते हैं? जो कि पर्सनल इश्यूज होते हैं, पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके हो गया, या फिर हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया। और जैसे दो बिजनेस के बीच में या दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, तो वो कहाँ पे डील किए जाते हैं? सिविल कोर्ट के अंदर डील किए जाते हैं।
इनकी इन कोर्ट्स की भी अपनी एक हायरार्की चल रही होती है, मतलब इनमें भी सबसे लोअर कोर्ट होता है, फिर उससे अपर कोर्ट होता है, उससे अपर कोर्ट होता है, उसके बाद में हमारे हाई कोर्ट आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। वैसे ही सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में भी इस तरीके की हायरार्की चल रही होती है। तो वन बाय वन करके हम इन कोर्ट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट है, ये किस तरीके के केसेस देखते हैं, कि ये केसेस देखते हैं जो इलीगल है। जैसे कि आपने क्या करा, चोरी कर ली, किसी को मार दिया, या फिर ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो, तो ये कैसे काम है, ये इलीगल काम है, ये लॉ तोड़ने वाले काम है। तो ये कहाँ पे डील किए जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर डील किए जाएंगे। क्रिमिनल कोड के बारे में कहाँ बताया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 6 में बताया गया है, और यहाँ पे इन कोड को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस के अंदर सबसे पहला जो सबसे अपर कोर्ट आता है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, वो आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड है। स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेशन कोर्ट होता ही है। यहाँ पे जो इसे रन कौन करता है, यहाँ पे जजेस होते हैं सेशन जजेस। इन्हें कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। इन कोर्ट के अंदर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैंडल किए जाते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी चकारी हो गई, इस तरीके के केस जो कि लॉ तोड़ने वाले हैं। ये जो सेशन कोर्ट होते हैं, ये कैसी भी पनिशमेंट दे सकते हैं, कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं। इवन डेथ पेनल्टी की भी पनिशमेंट यहाँ पे दी जा सकती है। लेकिन ये जो डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट दी जाती है, ये किसकी अप्रूवल से दी जाती है, हाई कोर्ट की अप्रूवल से दी जाती है। इसके बाद में हमारा कोर्ट आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये वाले जो कोर्ट होते हैं, ये किस तरीके के कोर्ट है, ये स्पेशल कोर्ट होते हैं। कहाँ पे स्टैब्लिश्ड होते हैं, मेट्रो सिटीज के अंदर स्टैब्लिश होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये जो स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करती है, ये हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ में ही स्टैब्लिश करती है। मेट्रो सिटीज जैसे कि जो बड़ी सिटीज होती है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे कौन से कोर्ट होते हैं, यहाँ पे होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। इन्हें कौन रन कर रहा होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रन कर रहे होते हैं। किसके अंडर में, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर में। ये लेस सीरियस क्राइम्स को हैंडल करते हैं। यहाँ पे जो पनिशमेंट दी जाती है, ये सिर्फ 7 साल तक की ज्यादा से ज्यादा सजा दे सकते हैं। डेथ पेनल्टी की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से स्टैब्लिश किए जाते हैं। मेट्रो सिटीज को छोड़ के जितने डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं, मेट्रो सिटीज को छोड़ के जितने डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं, वहां पे ये कोर्ट स्टैब्लिश होते हैं। मेट्रो सिटीज में कौन से होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं। और मेट्रो सिटीज के अलावा कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं। कौन रन करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रन करते हैं। और इनके पास में भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाली ही सिमिलर पावर होती है, कि ये ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकते हैं, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दे सकते, डेथ की सजा ये नहीं दे सकते हैं। और किसके कंट्रोल में होते हैं, हाई कोर्ट के कंट्रोल में होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये कौन होते हैं, ये जजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे इनके पास में कोई कोर्ट के ट्रायल्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किस लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये कोर्ट की तरह काम नहीं करते, बस ये क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर इन्हें कंट्री के अंदर या फिर स्टेट के अंदर शांति बना के रखनी है, तो ये कर्फ्यू वगैरह के ऑर्डर दे सकते हैं। जो सोशल गैदरिंग होती है, उसे बैन कर सकते हैं। तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है रवि, इसने क्या करा, ये जो छोटी बच्ची थी, इसका नाम था चुटकी, इसको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया। अब इसको किडनैप किया, तो इसके पेरेंट्स ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई। और जब पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन की इस केस को लेकर, तो उन्हें पता चला कि उसने उस लड़की का, इस चुटकी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया।
अब इससे क्या हुआ कि जो पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, धरना देना स्टार्ट कर दिया। अब पुलिस स्टेशन ने जब इन्वेस्टिगेशन की, जब ये साबित हुआ कि इस लड़की का किडनैप हुआ, उसके बाद में मर्डर हो गया, तो पुलिस स्टेशन ने क्या करा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में क्या कर दी, एक चार्जशीट फाइल कर दी। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे केसेस हैंडल करते हैं, नॉन सीरियस केसेस हैंडल करते हैं जहां पे पनिशमेंट ज्यादा नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जो किडनैप और मर्डर का केस है, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस केस है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या करा, इस केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब सेशन कोर्ट में इस केस को लेके हियरिंग्स हुई, ट्रायल्स हुए, एविडेंसेस को चेक किया गया, और उसके बाद में सेशन कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डेथ पनिशमेंट इसको दी जाएगी। अब लेकिन जब इसने डेथ पनिशमेंट सुनाई, तो डेथ पनिशमेंट देने से पहले इन्हें क्या करना होता है, हाई कोर्ट से अप्रूवल लेनी होती है। तो ये केस हाई कोर्ट के पास में गया अप्रूवल के लिए, जहां पे हाई कोर्ट ने पूरे केस को रिव्यू करा, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पनिशमेंट को क्या करा, मॉडिफाई कर दिया। डेथ पनिशमेंट को मॉडिफाई करके क्या बोला कि इससे डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी, क्योंकि जो डेथ पनिशमेंट दी जाती है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर दी जाती है। तो इस तरीके से जो हाई कोर्ट है वो सेशन कोर्ट के डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कौन काम करेगा, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो यहाँ पे वो इस गैदरिंग को बैन भी कर सकते हैं, कर्फ्यू भी लगा सकते हैं, या फिर जो वो लगा देते ना 144 की धारा लगा देते, जहां पे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उस जगह की, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट की या फिर उस स्टेट की शांति बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी पूरी हायरार्की है ये चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर की। सिविल कोर्ट के अंदर कौन से केसेस देखे जाते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर डील होते हैं जो हमारे पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब जो छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है ना, तो जो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं लोगों के बीच में, पर्सनल डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो वो केसेस कहाँ पे देखे जाते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर देखे जाते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर नॉन क्रिमिनल केसेस को हैंडल किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई फैमिली मैटर हो जाता है, तो वो कहाँ पे जाते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर हैंडल किए जाते हैं। अब ये जो सिविल कोर्ट की हायरार्की है, ये मैंने यहाँ पे लोवेस्ट से हाईएस्ट कोर्ट की तरफ रखी है। जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट होता है ना, वो कौन सा होता है, मुंसिफ कोर्ट होता है। यहाँ पे जो जूनियर सिविल जजेस का कोर्ट होता है मुंसिफ कोर्ट। यहाँ पे बहुत छोटे लेवल के क्रिमिनल सिविल केसेस को हैंडल किया जाता है, जहाँ पे वैल्यू जो है, मतलब जिस कारण से डिस्प्यूट हुआ है उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो वो केसेस कहाँ पे देखे जाते हैं, मुंसिफ कोर्ट के अंदर देखे जाते हैं। जैसे रेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई लैंड एरिया है जो कि बहुत कम है, उसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो कहाँ पे डील किए जाते हैं, मुंसिफ कोर्ट के अंदर डील किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कोर्ट आता है वो आता है सब जज कोर्ट। सब जज कोर्ट क्या होता है, ये मुंसिफ कोर्ट से ऊपर का कोर्ट होता है। मतलब सेकंड लेवल पे कौन सा कोर्ट आता है, सब जज कोर्ट आता है। यहाँ पे थोड़े बड़े सिविल केसेस को देखा जाता है, कि जहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ी मॉडरेट है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, मॉडरेट लेवल की डिस्प्यूट चल रही है, मतलब मॉडरेट वैल्यू है। जहाँ जैसे कि दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वो झगड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस केस के अंदर जो ये जो केसेस है कहाँ पे डील किए जाते हैं, सब जज कोर्ट के अंडर में डील किए जाते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में आता है एडिशनल सब जज कोर्ट। एडिशनल सब जज कोर्ट कौन होते हैं, ये सब जज कोर्ट को ही असिस्ट कर रहे होते हैं उनके बर्डन को कम करने के लिए। मतलब इनके पास में सब जज कोर्ट वाली ही सिमिलर पावर्स होती है, सब जज कोर्ट के जैसी ही पावर्स होती है, जिससे कि वो उनके जो पेंडिंग केसेस है उन्हें डील कर सके,
और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के जैसे वो डिसीजन यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे हायर कोर्ट आ जाता है सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इनके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है और साथ ही साथ में अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, कोई फ्रेश केस आ रहा है तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है। और अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले केस कहाँ पे गया था, लोअर कोर्ट में गया था, लोअर कोर्ट के डिसीजन से वो सहमत नहीं थे, तो फिर उन्होंने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील कर दी। तो इस तरीके से इनके पास में अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी है। इनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है कि जो इनके नीचे लोअर कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट और सब जज जो कोर्ट है, इन्हें क्या कर सकते हैं, ये सुपरवाइज भी कर सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनके अंदर जो जजेस होते हैं वो कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। कौन अपॉइंट करता है, इनको स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ में अपॉइंट करते हैं। ये पावर किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 के अंदर ये पावर दी गई है कि जो गवर्नर है स्टेट के, वो डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ में क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से जुरिस्डिक्शन होते हैं, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो केस है वो किस टाइप का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, कॉन्ट्रैक्ट का केस है, या फिर किसी फैमिली इशू से रिलेटेड कोई केस आया है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर वैल्यू इन्वॉल्व होती है, मतलब मनी इन्वॉल्व होता है। ज्यादा बहुत बड़ी वैल्यू है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मॉडरेट है तो सब जज के पास में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा कम है तो वो कहाँ पे जा सकते हैं, मुंसिफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब किसी लोकेशन को लेके दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो जा रहा है, तो ये वाले केसेस भी यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये दो भाई है, एक का नाम है रवि, एक का नाम है अमित। और ये जो दो भाई है, इनकी दादी के पास में गांव में क्या है, एक जमीन है, जिस जमीन की वैल्यू कितनी है, 40,000 है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो केस है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये जो रवि है, ये बोलता है कि दादी ने पूरी जमीन किसके लिए रखी है, रवि के लिए रखी है। लेकिन अमित क्या सोचता है कि ये जो जमीन रखी गई है, ये दोनों को इक्वली डिवाइड की जाएगी। लेकिन अब इन दोनों में ये बात की डिस्प्यूट हो गई, तो ये डिस्प्यूट पहले कहाँ पे डील किया जाएगा, इन्होंने क्या करा, मुंसिफ कोर्ट में गए। ये डिस्प्यूट लेके कहाँ गए, मुंसिफ कोर्ट में गए। ये कौन सा है, सबसे लोअर कोर्ट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया, ट्रायल कराई गई। उसके बाद में क्या हुआ, मुंसिफ कोर्ट ने डिसीजन दिया रवि के फेवर में कि ठीक है, ये जो पूरी जमीन है दादी की, ये पूरी किसे दे दी जाएगी, रवि को दे दी जाएगी। अब लेकिन ये जो डिसीजन आया, इससे अमित सेटिस्फाइड नहीं था, तो अमित ने क्या करा, ये जो अमित है, इनने क्या करा, इन्हें अपील फाइल कर दी, कहाँ पे, सब जज कोर्ट में। अब सब जज कोर्ट के अंदर वापस से ट्रायल हुई। ट्रायल होने के बाद में डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन किसके फेवर में गया, अमित के फेवर में गया कि ठीक है, ये जो जमीन है वो अमित को दी जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि ये जो रवि है, ये सेटिस्फाइड नहीं था, तो रवि ने क्या करा, इसके अगेंस्ट में अपील वापस कहाँ पे फाइल कर दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल कर दी। जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ट्रायल कराया गया, उसके बाद में एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया गया, और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उन्होंने यहाँ पे जजमेंट दिया कि ये जो लैंड है, ये जो गांव वाली जमीन है दादी की, ये दोनों में इक्वली डिवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से जो है, ये हमारा पूरा जो कोर्ट स्ट्रक्चर है, ये जो हायरार्की है, ये काम करती है। मतलब जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट में हायर कोर्ट के अंदर अपील फाइल की जा सकती है अगर आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो। नेक्स्ट मूव ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। अब ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स कुछ स्पेशल कोर्ट है जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्यों,
क्योंकि जो हमारे हाई कोर्ट है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो पहले से ही इतने सारे पेंडिंग केसेस को लेके बैठे हुए हैं। उनके पास में पहले से ही जो केसेस का वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उनके वर्कलोड को कम करने के लिए ही यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारे सिक्योरिटीज जो होते हैं, जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है, उसके लिए हमारा अलग अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाया गया है। कंपनी से रिलेटेड अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया है। एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। टैक्सेस से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिससे कि जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड है उनके केसेस वहां पे सॉल्व हो सके। इससे इन्हें बनाने से क्या होता है कि जो केसेस का सॉल्यूशन है वो जल्दी हो जाता है, मतलब काम फटाफट हो जाते हैं, जो केसेस है वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और रेगुलर कोर्ट्स के कंपैरिजन में ये उन पर्टिकुलर फील्ड को लेके ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इसलिए ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स है स्पेशल कोर्ट जो कि किससे डील करते हैं? सर्टेन टाइप के लीगल प्रॉब्लम से डील करते हैं। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को हैंडल करते हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। वैसे ही हमारे जो सिक्योरिटीज या कैपिटल मार्केट को लेके जो इश्यूज आते हैं उनके लिए भी अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। यहाँ ये रेगुलर कोर्ट से ज्यादा फास्टर होते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं। किस तरीके से ये ज्यादा फास्टर फोकस्ड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो केसेस डील कर रहे होते हैं वो जो मेंबर्स होते हैं वो उन फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्यों पड़ी थी? ट्रिब्यूनल्स की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो रेगुलर कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनका वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाया गया है कॉम्प्लेक्स इश्यूज से डील करने के लिए। कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर फील्ड के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं तो उनके अंदर जो मेंबर्स इन केसेस को डील करते हैं वो कौन होते हैं? उनके एक्सपर्ट होते हैं। ट्रिब्यूनल्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही ट्रिब्यूनल भी कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक सजेशन मतलब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स है उन्होंने रिकमेंड किया था कि ट्रिब्यूनल्स को मैनेज करने के लिए एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाई जाए, एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को स्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि वो सभी ट्रिब्यूनल्स को क्या कर सके? फेयरली मैनेज कर सके। साथ में ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मेंबर्स, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो फेयर होने चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी से बायस्ड नहीं होने चाहिए। जो भी डिसीजन देंगे वो इनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए, किसी के दबाव में आके ये डिसीजन ना दे या फिर किसी एक फेवर का साइड, किसी एक पार्टी का साइड लेके यहाँ पे डिसीजन ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया है कि जो ट्रिब्यूनल्स है ये मैनेज किए जाएंगे लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन मैनेज करेगा? लॉ मिनिस्ट्री मैनेज करेगी। इनकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो ट्रिब्यूनल्स को मैनेज नहीं करेंगे, अलग से ही कौन मैनेज करेगा? लॉ मिनिस्ट्री मैनेज करेगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है इसके आने से क्या चेंजेस हुए ओवर टाइम। ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये किस तरीके से काम करता है? इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट की तरह भी काम करते हैं और अंडर द हाई कोर्ट भी काम करते हैं। हाई कोर्ट की तरह काम किस तरीके से करते हैं? जो हमारा सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो हमारा कैपिटल मार्केट है उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट आते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं? सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में देखे जाते हैं, जो कि एक तरीके से किस तरीके से काम करता है? हाई कोर्ट की जैसे ही काम करता है। अगर इसमें दिया गया डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड अगर नहीं होता है तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। अब ये हाई कोर्ट के अंडर में भी काम करते हैं। एक अपीलिएट बोर्ड था, कॉपीराइट अपीलिएट बोर्ड। ये किस तरीके से काम करता था? ये अंडर हाई कोर्ट काम करता था। अगर इनके डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता था तो उन्हें पहले कहाँ अपील करनी पड़ती थी? हाई कोर्ट के अंदर अपील करनी रहती थी। ट्रिब्यूनल के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं? जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं?
जजेस हो सकते हैं या फिर वो लॉयर्स हो सकते हैं जो कि जज बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं उन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि अगर कोई फाइनेंस है तो वहां पे फाइनेंस से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट रखा जाएगा, साइंस से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट रखा जाएगा और लॉ से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट रखे जाएंगे। इन दोनों की ये जो मेंबर की यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा गया है, इसी वजह से जो ट्रिब्यूनल है वो बेटर डिसीजन दे पाते हैं। 2021 के बाद में क्या चेंजेस आए, मतलब यहाँ पे 2021 के अंदर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके बाद में जो 9 ट्रिब्यूनल्स थे उन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया गया था और उनका जो काम था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। जिसके कारण, इस चेंज के कारण क्या हुआ, ये जो 9 ट्रिब्यूनल्स बंद कर दिए गए थे, ये हटा दिए गए थे, तो हाई कोर्ट के पास में पहले से ही केसेस का बर्डन था, तो उस चक्कर में वो जो केसेस वहां पे और जाते थे ट्रिब्यूनल्स के, वो और डिले होने लग गए, ज्यादा लेट उनके ऊपर सुनवाई होने लगी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पहले से ही अपना काम था और ट्रिब्यूनल रिमूव करने के बाद में उनका काम और भी ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि ये कुछ अपीलीय ट्रिब्यूनल्स है जिनसे रिलेटेड एक पर्टिकुलर फील्ड के अपने ही ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिससे रिलेटेड यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे हियरिंग्स इन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होती है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की। ये क्या चीज है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक मेथड है डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए। भाई कोर्ट में पहले से ही इतने सारे केसेस चल रहे होते हैं, तो कोर्ट भी ये चाहता है कि जो लोगों के डिस्प्यूट आते हैं वो बिना कोर्ट जाए भी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए कोर्ट ने क्या करा है, यहाँ पे एक नया ऑल्टरनेट निकाला है डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोलते। ये जो एडीआर मेथड लाया गया है, ये भी कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए ही लाया गया है। कोर्ट भी नहीं चाहते कि जो सारे केसेस है, कोर्ट भी नहीं चाहते कि उनके पास में और ज्यादा बर्डन हो, तो वो भी चाहते हैं कि जो केसेस कोर्ट के बाहर सॉल्व हो सकते हैं वो कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाए। अगर कोई मेजर केस होता है तो वो ही कोर्ट के अंदर आ सके। तो यहाँ पे ये जो एडीआर है, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ये क्या है, ये एक तरीका है, एक वे है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिना कोर्ट जाए, बिना कोर्ट में केस फाइल करे, किसी एक मीडिएटर के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, केसेस को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे फैमिली इश्यूज कोई होते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, या वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई कंफ्लिक्ट हो गया एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर क्या कैसे सॉल्व होते हैं, यहाँ पे एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, एक मीडिएटर रखा जाता है जो कि दोनों पार्टीज को सुनता है और उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाता है कि दोनों अपनी अपनी बात को लेके सहमत हो जाए और वो उनका जो झगड़ा है वो वहीं पे खत्म हो जाए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेने का एक फायदा, क्या क्या फायदे हैं भाई, यहाँ पे जो केसेस है वो फास्ट सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो एक ही जगह होते हैं, उनके बीच में डिस्कशन हो जाती है, और जो भी अगर उन्हें कुछ नहीं मानना है या फिर कुछ मानना है तो वो वहां पे उसको बात करके सॉल्व करवा देते हैं। कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं, वहां पे फीस बहुत ज्यादा लग जाती है। और ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं, ये कैसे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइवेट भी होते हैं। यहाँ से जो बात है वो बाहर नहीं जाती है कि किस किस बारे में डिस्प्यूट चल रहा था। और लेकिन अगर कोर्ट केस में चला जाता है तो वो प्राइवेसी होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के को चूज करने का एक फायदा ये भी है कि जो लोगों के बीच में अच्छे रिलेशन है वो बने रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और जो उनके रिलेशन है वो भी अच्छे बने रहते हैं। एडीआर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89 के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं। इफ द कोर्ट फील दैट केस कैन बी सेटल्ड आउटसाइड कोर्ट, इट कैन सीक द पार्टीज टू ट्राई एडीआर मेथड। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई केस
कोर्ट के बाहर भी सॉल्व हो जाता है, तो जो कोर्ट है वो खुद ही पार्टीज को क्या सजेस्ट कर देता है कि वो एडीआर मेथड को यूज कर ले। इसके अंदर जो कोर्ट है वो उनको टर्म ऑफ सेटलमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प कर देते हैं और उन्हें कहाँ भेज देते हैं, या तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के अंदर या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, जो कि किसके अंडर में स्टैब्लिश्ड है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन किसके अंडर स्टैब्लिश्ड है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंडर में स्टैब्लिश्ड है। और जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो किसके अंडर में स्टैब्लिश्ड है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर में स्टैब्लिश्ड है। अब यहाँ पे जो एडीआर के मेथड्स बताए गए हैं, जो मोड बताए गए हैं, वो क्या क्या है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। ये 4 तरीके के मोड यहाँ पे बताए गए हैं। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे काम सेम तरीके से ही होता है, मतलब जो 2 पार्टीज होती है उनके बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है जो कि उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, बस उनका जो नाम है वो अलग अलग दिया गया है। आर्बिट्रेशन के अंदर जो मीडिएटर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन में जो मीडिएटर होता है उन्हें हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ये क्या करते हैं, दोनों ही पार्टीज को सुनते हैं और उन दोनों की बात सुनने के बाद में एक डिसीजन निकालते हैं। उनका जो डिसीजन होता है, उस आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और दोनों ही पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, उन दोनों को बाध्य करता है। इनका जो डिसीजन होता है वो एक जो जज होता है, कोर्ट के जो जज होता है उनके ऑर्डर की जैसे ही स्ट्रिक्ट होता है। कोर्ट भी इनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देंगे उनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, दोनों ही पार्टीज को मानना पड़ेगा। जैसे कोर्ट में एक जज ऑर्डर देता है, उन जज का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है, उन दोनों पार्टीज को मानना ही पड़ता है। और जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देंगे उसे उनके डिसीजन को कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि 2 कंपनीज के बीच में अगर फाइट हो जाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो वो कंपनीज कोर्ट जाने की बजाय आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं जहाँ पे दोनों ही कंपनीज को सुना जाएगा और उनकी बात को सुन के क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा और वो जो कंपनीज है उन दोनों को ही उस डिसीजन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिलिएशन। कंसिलिएशन किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे जो मीडिएटर होता है वो कौन होता है, नेचुरल पर्सन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसिलिएटर भी बोलते हैं। ये भी दोनों पार्टीज को सुनेगा, जिन 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है उन दोनों पार्टीज को एक साथ में बिठाएगा, दोनों की बात को सुनेगा और उसके बाद में उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाएगा। इनका जो डिसीजन होता है वो फोर्स करने वाला नहीं होता, मतलब ये जबरदस्ती, मतलब अपना डिसीजन थोपते नहीं है उनके ऊपर, ये अपना डिसीजन उनके ऊपर थोपते नहीं है, बस उन दोनों के बीच में सहमति बनवा देते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनवा देते हैं और वो जो एग्रीमेंट बनता है वो क्या हो जाता है, फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। भाई दोनों जने अपनी बात से सहमत हो जाते हैं तो वो क्या मान लिया जाता है, वही फाइनल मान लिया जाता है और वो जो बात मानी गई है, वो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है वो फॉलो किया जाना है। अब दोनों उस बात से मुकर नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। जैसे कि हस्बैंड या वाइफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जा रहा है तो कंसिलिएटर की हेल्प से दोनों के बीच में बातचीत करवाई जाएगी, उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया जाएगा और वो जो एग्रीमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा और वही उनका क्या हो जाएगा, डिसीजन बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीडिएशन की। मीडिएशन क्या होता है, मीडिएशन एक प्रोसेस होता है, मीडिएशन भी वही प्रोसेस है एडीआर का जहाँ पे मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है। होता कौन है, नेचुरल पर्सन ही होते हैं। मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, वही दो लोगों की बातों को सुनता है, दोनों के कन्फ्लिक्ट को सुनेगा, उसके बाद में एक सॉल्यूशन निकाल के देगा। मीडिएटर भी अपना ही एक डिसीजन नहीं बना के देता है, डज नॉट मेक अ डिसीजन लाइक अ जज, मतलब जैसे ये भी क्या करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट ही करवाते हैं, मतलब दोनों के बीच में सहमति करवाते हैं, ये अपनी तरफ से ऐसे फैसला नहीं सुना देते, अपना डिसीजन उनके ऊपर थोपते नहीं है। वो बस इतना ध्यान रखते हैं कि वो जो 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वो जो 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो दोनों खुद ही अपने आप डिसाइड कर ले कि वो क्या सॉल्यूशन चाहते हैं। ये
इनफॉर्मल तरीका होता है और कोर्ट में जाने से रोकता है। मतलब एक मीडिएटर के थ्रू डिस्प्यूट यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इनका जो डिसीजन होता है वो जज की तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता, एक इनफॉर्मल डिसीजन होता है जो कि दोनों ही पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट करवाता है और उन दोनों पार्टीज को फिर वो अपना डिसीजन मानना पड़ता है। जैसे कि दो पड़ोसियों के बीच में फाइट हो गई पार्किंग स्पेस को लेके। अब इस केस के लिए उन्हें कोर्ट ना जाना पड़े इसलिए क्या किया गया, एक मीडिएटर अपॉइंट किया गया। मतलब आपके घर के पास में दो पड़ोसी है, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर आपको बना दिया गया। आपने दोनों की बात को सुना, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनवाई और उसके बाद में क्या हुआ कि वो दोनों किस में तैयार हो गए कि ठीक है कि जो पार्किंग स्पेस है उसके अंदर जो गाड़ी है वो ऑल्टरनेट डेज पे दोनों एक एक दिन करके खड़ी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज के ऊपर वो अपनी गाड़ी वहां पे खड़ी कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक इनफॉर्मल डिसीजन लिया जाता है दोनों ही पार्टीज को सहमत करवा के। कोई डिसीजन थोपा नहीं जा सकता इसके अंदर। लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत एक तरीके से पीपल्स कोर्ट होता है। ये एक तरीके से कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पे जो केसेस हैंडल किए जाते हैं, जो डिस्प्यूट हैंडल किए जाते हैं वो जज की प्रेजेंस में या फिर किसी लीगल ऑफिसर की प्रेजेंस में किए जाते हैं। मतलब कोर्ट नहीं जाना होता, लोगों के लिए ही एक अलग से कोर्ट बनाया गया है जहाँ पे जज प्रेजेंट रहता है या फिर कोई लीगल ऑफिसर प्रेजेंट रहते हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। और ये कौन सपोर्ट कर रहा होता है, इसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 सपोर्ट कर रही होते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो फ्री होते हैं, जल्दी हो जाते हैं और जो डिसीजन होता है वो कोर्ट की तरह बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है। किसी और कोर्ट के अंदर इसके जजमेंट पे अपील फाइल नहीं की जा सकती। मतलब लोक अदालत ने अगर कोई जजमेंट दिया, कोई डिसीजन दे दिया और अगर कोई उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसी और कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ समरी बताई है कि मीडिएशन के अंदर कौन होती है, पार्टीज की हेल्प से ही डिसाइड किया जाता है। जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस हो गया, नेबर्स हो गए, ये बाइंडिंग नहीं होते। आर्बिट्रेशन के अंदर कौन डिसाइड करता है, आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है। किस लिए यूज किए जाते हैं, किस केसेस के अंदर, किन डिस्प्यूट्स के अंदर यूज किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गया, बिजनेस डील से रिलेटेड हो गया, तो वहां पे आर्बिट्रेशन यूज किया जाता है और इनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। कंसिलिएशन के अंदर कंसिलिएटर डिसाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जैसे कि डिस्प्यूट किस तरीके के यहाँ पे डिस्प्यूट किस तरीके के डील किए जाते हैं, किस लिए ये कंसिलिएशन को यूज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई सिविल केस से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं तो कंसिलिएटर के पास में जा सकते हैं। इनका जो डिसीजन होता है माना जाता है लेकिन बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि क्या करते हैं, अपना डिसीजन नहीं थोपते हैं, दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनवाते हैं। लोक अदालत एक तरीके से पीनल कोर्ट की तरह ही काम करता है। मतलब एक छोटा कोर्ट है, यहाँ पे इनका जो डिसीजन होता है किसी और कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते। जैसे कोई छोटे सिविल केसेस हो गए या फिर कोई छोटा क्रिमिनल मैटर हो गया तो वो कहाँ पे देखा जाता है, लोक अदालत के अंदर हैंडल किया जाता है। तो ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर था एक कोर्ट का वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा जो लीगल मेथड है, जो लीगल सिस्टम हमारा जिस तरीके से जो काम करता है वो हम यहाँ पे आज पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे का कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हमें डिस्कस करनी है तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जिससे कि आपको और भी हमारी आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।